क्या आप जानते हैं कि छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस का सही उपयोग आपको असाधारण सफलता दिला सकता है? थिंक एंड ग्रो रिच के 14वें अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि कैसे आपकी छठी इंद्री आपको सही दिशा में फैसले लेने और अनमोल अवसरों को पहचानने में मदद कर सकती है। अगर आप अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। 14वां अध्याय छठी इंद्रिय बुद्धिमत्ता के मंदिर का द्वार दौलतमंद बनने की ओर 13वां कदम। 13वां सिद्धांत है छठी इंद्रिय जिसके द्वारा असीम शक्ति इच्छानुसार संपर्क कर सकती है और करती है। इसमें व्यक्ति के प्रयासों की कोई आवश्यकता या मांग नहीं होती। यह सिद्धांत इस फिलॉसफी के शीर्ष पर है। बाकी 12 सिद्धांतों को आत्मसात करने के बाद ही इसे समझ और आत्मसात किया जा सकता है। छठी इंद्रिय अंतर्मन का वह हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता कहा गया है। इसे वह ग्रहण करने वाला सेट कहा गया है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं हमारे दिमाग में काढ़ते हैं। इन कौंधों को कई बार प्रेरणा अनंप्रश्न सतिया आभास कहा जाता है। छठी इंद्रिय वर्णनातीत है। इसे ऐसे व्यक्ति के सामने बयान नहीं किया जा सकता जिसने इस फिलॉसफी के बाकी सिद्धांतों को आत्मसात न किया हो, क्योंकि उस व्यक्ति के पास वह ज्ञान और अनुभव नहीं होगा जिससे छठी इंद्रिय की तुलना की जा सके। छठी इंद्रिय की समझ सिर्फ साधना के द्वारा आती है और अंदर से मन को विकसित करने के माध्यम से आती है। जब आप इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों में निपुण हो जाएंगे तो आप एक ऐसे वक्तव्य को सच मानने के लिए तैयार होंगे जो दूसरी किसी परिस्थिति में आपको अविश्वसनीय लगेगा। यह वक्तव्य है, छठी इंद्रिय की सहायता से आपको आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है ताकि आप समय रहते उनसे बच सके, और आपको समय पर अवसरों की सूचना मिल जाती है ताकि आप उन्हें गले लगा सके। छठी इंद्रिय के विकास के साथ ही आपकी सहायता और आपकी सेवा के लिए एक रक्षक देवदूत आ जाता है जो आपके सामने बुद्धिमानी के मंदिर के द्वार समय हमेशा के लिए खोल देता है। लेखक चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, न ही वह इनकी वकालत करता है, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि उसके पास प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान है जिससे वह समझ चुका है कि प्रकृति अपने निर्धारित नियमों से कभी विचलित नहीं होती। उसके कुछ नियम इतने गूढ़ होते हैं कि वे हमें चमत्कार नजर आते हैं। छठी इंद्रिय चमत्कार होने के उतने ही करीब हैं जितनी मैंने कभी अनुभव की है। लेखक इतना जानता है कि एक शक्ति है या एक प्रभु है या एक ऊर्जा है जो पदार्थ के हर अणु में है, और वह इंसान को दिखाई देने वाली ऊर्जा के हर यूनिट में है। लेखक यह मानता है कि असीम ऊर्जा बीज को पेड़ में बदल देती है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण पानी को पहाड़ के नीचे बहाती है, दिन के बाद रात को लाती है, और गर्मी के बाद जाड़े को, जिसमें से हर एक की सही जगह है और दूसरे के साथ उसका उचित संबंध है। यह ऊर्जा इस फिलॉसफी के सिद्धांतों के द्वारा इच्छाओं को मूर्त या भौतिक रूप में रूपांतरित करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित की जा सकती है। लेखक को यह ज्ञान है क्योंकि उसने इसका प्रयोग करके देखा है और इसे खुद अनुभव किया है। कदम दर कदम पिछले अध्याय में आपको इस आखिरी सिद्धांत की तरफ लाया गया है। अगर आपने पहले के सिद्धांतों को अच्छे से सीख लिया है तो अब आप बिना संदेह के उन विराट दावों को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे जो यहां किए जा रहे हैं। अगर आपने बाकी सिद्धांतों को अच्छे से नहीं सीखा है तो आपको ऐसा कर लेना चाहिए। तभी आप निश्चित रूप से यह तय कर सकते हैं कि इस अध्याय में किए जा रहे दावे है या कपोल कल्पना मात्र है। जब मैं हीरो वर्शिप की उम्र से गुजर रहा था तो मैंने अपने आप को उन लोगों की नकल करते पाया जिनसे मैं प्रभावित था। यही नहीं, मैंने पाया कि विश्वास के तत्व ने, जिसके द्वारा मैं अपने नायकों की नकल करने का प्रयास कर रहा था, मुझे यह सफलतापूर्वक करने की महान क्षमता दी। मैंने कभी हीरो व शिंप की आदत को पूरी तरह से नहीं छूटने दिया। अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सचमुच महान सर्वश्रेष्ठ है, परंतु दूसरी सर्वश्रेष्ठ बात है भावना और कर्म के दुवारों जहां तक संभव हो महान लोगों का अनुसरण करना। प्रकाशन के लिए एक भी पंक्ति लिखने से बहुत पहले या जनता के बीच भाषण देने का प्रयास करने से पहले मैंने उन 9 लोगों का अनुसरण करने और खुद के चरित्र को दोबारा आकार देने की आदत डाली
जिनके जीवन और जिनके काम से मैं सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। यह 9 लोग थे: इमर्सन, पेन, एडिशन, डार्विन, लिंकन, बर्बैंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी। कई सालों तक हर रात को मैं इस समूह के साथ काल्पनिक परामर्श बैठके करता रहा, जिन्हें मैं अपने अदृश्य सलाहकार कहता हूं। तरीका यह था, हर रात को सोने से ठीक पहले मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और अपनी कल्पना में इन लोगों को अपने साथ एक परामर्श मेज के चारों तरफ बैठा देखता था। यहां मुझे न सिर्फ उनके साथ बैठने का अवसर था जिन्हें मैं महान समझता था, बल्कि मैं उस समूह में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी था, क्योंकि मैं उस समूह का चेयरमैन था। इन रात्रिकालीन बैठकों के द्वारा यह कल्पना करने के पीछे मेरा बहुत ही निश्चित उद्देश्य था। मेरा लक्ष्य अपने चरित्र को नए सिरे से बनाना था, ताकि यह मेरे काल्पनिक सलाहकारों के चरित्रों का संयोग बन जाए। मैंने जीवन में जल्दी ही सीख लिया था कि अगर मैं अज्ञान और अंधविश्वास के माहौल में जन्म लेने की बाधा को पर करना चाहता था, तो मुझे ऊपर बताए गए तरीके से स्वैच्छिक पुनर्जन्म लेना होगा। मैं जानता था कि सभी व्यक्ति अपने प्रबल विचारों और इच्छाओं के कारण ही वैसे बनते हैं जैसे वे होते हैं। मैं जानता था कि गहराई में बैठी हर इच्छा यह प्रभाव डालती है कि इंसान उसकी बाहरी अभिव्यक्ति चाहता है, जिसके द्वारा उस इच्छा को यथार्थ में रूपांतरित किया जा सके। मैं जानता था कि आत्म सुझाव चरित्र निर्माण में एक सशक्त तत्व है। दरअसल यह इकलौता सिद्धांत है जिसके द्वारा चरित्र बनता है। मन के संचालन के इन सिद्धांतों के ज्ञान के कारण मैं अपने चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सारे साजो सामान से लैस था। इन काल्पनिक परामर्श के लिए आवश्यक सारे साजो सामान से लैस था। इन काल्पनिक परामर्श बैठकों में मैंने अपने कैबिनेट सदस्यों से बस ऐसे परफेक्ट ज्ञान चाहा जो मैं उनसे चाहता था। मैंने हर सदस्य से सुनाई देने वाले शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा, मिस्टर इमर्सन, मैं आपसे प्रकृति की अद्भुत समझ हासिल करना चाहता हूं, जो आपके जीवन की पहचान है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे अवचेतन मन में वे सारे गुण दाखिल कर दें जो आप में थे, जिनकी वजह से आप प्रकृति के नियमों को समझ पाए और खुद को उनके अनुरूप ढाल पाए। मिस्टर बर्बैंक, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मुझे वह ज्ञान प्रदान करें जिसने आपको प्रकृति के नियमों से तालमेल बनाने में समर्थ बनाया, जिसके द्वारा आपने कैक्टस के कांटों को दूर हटाने के लिए और इसे एक भोज्य पदार्थ बनने के लिए प्रेरित किया। मुझे उस ज्ञान तक पहुंचा दें जिसने आपको वहां पर घास के 2 तिनके उगाने में समर्थ बनाया, जहां पर पहले एक ही तिनका घास उगती थी। नेपोलियन, मैं आपसे वह अद्भुत योग्यता हासिल करना चाहता हूं जिसके द्वारा आप लोगों को प्रेरित किया करते थे और उनसे अधिक संकल्प से अधिक महान कर्म करवाते थे। मैं आपसे सतत विश्वास का भाव भी हासिल करना चाहता हूं, जिसने आपको पराजय को विजय में बदलना सिखाया और ऊंची बाधाओं को पार करना सिखाया। मिस्टर पेन, मैं आपसे विचार की स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है, वह साहस और स्पष्टता जिसके द्वारा आप अपने विश्वास को अभिव्यक्ति करते थे, जिनके कारण आपकी पहचान बनी। मिस्टर डार्विन, मैं आपसे अद्भुत धैर्य और पूर्वाग्रह या पक्षपात के बिना कारण और परिणाम का अध्ययन करने की योग्यता हासिल करना चाहता हूं, जो आपने प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में साबित की है। मिस्टर लिंकन, मैं अपने चरित्र में न्याय का वह भाव, धैर्य की अथक भावना, हास्य का वह पुट, मानवीय समझ और सहनशीलता भरना चाहता हूं, जो आपके परिचायक गुण थे। मिस्टर कार्नेगी, मैं संगठित प्रयास के सिद्धांतों की वह पूर्ण समझ हासिल करना चाहता हूं, जिसका प्रयोग आपने इतने प्रभावी ढंग से विशाल औद्योगिक साम्राज्य बनाने में किया था। मिस्टर फोर्ड, मैं आपसे लगन की भावना, संकल्प शक्ति, संतुलन और आत्मविश्वास हासिल करना चाहता है, जिनके कारण आप गरीबी पर विजय हासिल कर सके, और मैं मानवीय प्रयास को संगठित करना, एक सूत्र में बांधना और आसान बनाना चाहता हूं, ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, जिससे वे आपके पद चिन्हों पर चल सके। मिस्टर एडिसन, मैं आपसे विश्वास की अद्भुत भावना हासिल करना चाहता हूं, जिसके द्वारा आपने प्रकृति के इतने सारे रहस्य अद्वैत किए। सतत मेहनत की वह भावना हासिल करना चाहता हूं, जिसके द्वारा आपने इतनी अधिक बार पराजय के मुंह से विजय को छीना। अपने काल्पनिक कैबिनेट के सदस्यों को संबोधित करने का मेरा तरीका अनुरूप बदलता रहा है, जिस अनुरूप मैं किसी खास किस्म के चरित्र के गुणों को उस वक्त हासिल करने में अधिक रुचि रखा हूं।
मैंने बहुत कष्ट और मेहनत से उनके जीवन के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। कई महीनों के रात्रिकालीन श्रम के बाद मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह काल्पनिक पात्र स्पष्ट रूप से वास्तविक बन गए। इन 9 व्यक्तियों में से हर एक ने अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं विकसित की, जिनसे मुझे आश्चर्य हुआ। उदाहरण के तौर पर लिंकन ने हमेशा देरी की विकसित की। फिर गंभीर परेड में चारों तरफ घूमने की आदत। वे हमेशा अपने चेहरे पर संजीदगी का भाव ओढ़े रखते थे। शायद ही कभी मैंने उन्हें मुस्कुराते देखा हो। यह दूसरों के बारे में सच नहीं है। बर्बैंक और पेन अक्सर ऐसे आंकड़ों में उलझ जाते थे जिनसे कैबिनेट के बाकी सदस्यों को आघात पहुंचता था। एक मौके पर बर्बैंक देरी से आया। जब वह आया तो वह उत्साह के मारे रोमांचित था और उसने बताया कि उसे आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि वह एक प्रयोग कर रहा था जिसके द्वारा उसे आशा थी कि वह किसी भी पेड़ पर सेब उगा सकता है। पेन ने उसे फटकारते हुए याद दिलाया कि सेब के कारण ही पुरुष और स्त्री के बीच की समस्या शुरू हुई थी। डार्विन जोर से हंसे और उन्होंने यह सुझाव दिया कि जंगल में सेब इकट्ठे करने जाते समय पेन को छोटे सर्पों के बारे में भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उनकी यह आदत होती है कि बे होकर वे बड़े सर्प बन जाते हैं। इमर्सन ने कहा, सर्प नहीं तो सेब नहीं, और नेपोलियन का कहना था, सेब नहीं तो राज्य नहीं। यह बैठकें इतनी यथार्थवादी ही चली कि मैं उनके परिणामों से भयभीत होने लगा और मैंने उन्हें कई महीनों के लिए स्थगित कर दिया। यह अनुभव इतने अजीब थे कि मैं डर रहा था कि अगर मैंने उन्हें जारी रखा था तो मैं इस तथ्य को भुला दूंगा कि यह बैठकें पूरी तरह मेरी कल्पना में हो रही थी। लिंकन ने यह आदत बना ली थी कि वह मीटिंग के बाद सबसे अंत में कुर्सी छोड़ा करते थे। एक दफा वे कुर्सी के किनारे जाकर अपने हाथ मोड़कर झुक गए और काफी देर तक उसी स्थिति में बैठे रहे। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। कुछ देर पश्चात वे उठे और दरवाजे तक गए और फिर वापस आकर अपने हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, मेरे दोस्त, तुम्हें बहुत अधिक साहस की जरूरत होगी अगर तुम अपनी जिंदगी के उद्देश्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हो। परंतु याद रखना, जब चुनौतियां सामने आएंगी तो हर मनुष्य के पास कॉमन सेंस होता है। यह मुफ्त में नहीं मिलता। जिंदगी के चुनौतियां सिखाती है। एक शाम एडिशन सबसे पहले पहुंच गए। वह अंदर आए और मेरे बगल में बैठ गए, जहां पर एमरसन बैठा करते थे। फिर वह बोले, तुम जीवन के रहस्य की खोज के साक्षी बनने वाले हो। जब वक्त आएगा तो तुम्हें ज्ञात होगा कि जीवन असीम शक्ति से भरा हुआ है। इतनी शक्ति है कि हर कोई उतना बड़ा बुद्धिमान है जितना वह सोचता है। जिंदगी की ये इकाइयां ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता। ये इकाइयां तब तक अलग नहीं होंगी जब तक सामंजस्य की कमी नहीं हो जाती। इन इकाइयों की सबकी अलग अलग राय है, ठीक मनुष्य की तरह, और अक्सर एक दूसरे से लड़ाई हो जाया करती है। ये मीटिंग जो तुम आयोजित कर रहे हो तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होंगी। तुम उन इकाइयों से सीखोगे जो तुम्हारे कैबिनेट के कुछ लोगों की जिंदगी संवार चुकी है। ये इकाइयां सनातन है, कभी न खत्म होने वाली। तुम्हारे मन के विचार ही जीवन के महान समुद्र को आपके पास आकर्षित करता है। सिर्फ वे इकाइयां आकर्षित होती हैं जो आपकी चाहत मित्र होती है, यानी जो आपकी चाहत के साथ मिलकर नया जहां बना सकती है। धीरे धीरे कैबिनेट के लोग अंदर आना शुरू हुए। तब एडिसन अपनी सीट के चारों तरफ टहल रहे थे। शायद वे उस बात को अभी भी सोच रहे थे। उनकी इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने जाकर अपने इस कैबिनेट के बारे में उन्हें अपना अनुभव बताया। तब वे बोले, आपके स्वप्न अधिक सच्चे होते हैं। इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये मीटिंग इतना जल्दी और यथार्थवादी होने लगी कि उनके परिणामों से मुझे भय लगने लगा और मैंने इन मीटिंगों में जाना ही छोड़ दिया। कुछ 6 महीने बाद, जब से मैंने मीटिंग में जाना छोड़ा था, एक रात मैं जग रहा था और यह देखा कि लिंकन मेरे बगल में खड़े हैं। उन्होंने कहा, विश्व को जल्द ही तुम्हारी सेवाओं की सख्त जरूरत पड़ेगी। आज विश्वास ऐसे व्यस्त समय से गुजरेगा जहां पुरुष और महिला दोनों विश्वास खोने लगेंगे और आतंक से त्रस्त हो जाएंगे। तब तुम्हें अपने कार्य के साथ आगे बढ़ना होगा और अपने दर्शन से उन्हें मार्ग दिखाना होगा। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अगर तुमने इसको किसी भी वजह से नजरअंदाज करने की कोशिश की, तुम्हें और समाज को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। अगली सुबह मैं जब जगा तो मुझे यह नहीं पता चल पा रहा था कि मैं उस समय जगा हुआ था या फिर सोया हुआ। मुझे तब से आज तक नहीं पता चल पाया कि वह क्या था, पर मुझे पता है वह स्वप्न था।
इसने मुझे फिर से मीटिंग को जारी रखने के लिए प्रेरित कर दिया। फिर अगली मीटिंग में मेरे सारे कैबिनेट के मित्र अपनी अपनी सीट पर जगह ले ली। कुछ ही देर में वे सभी खड़े हो गए। लिंकन ने ग्लास उठा और कहा, मित्रों, हमारे मित्र की वापसी पर एक जाम का चीयर्स करें। इसके पश्चात मैंने अपने कैबिनेट में कई नए सदस्यों को जोड़ना शुरू कर दिया। अब इस कैबिनेट में से अधिक लोग हैं। उन व्यक्तियों में क्राइस्ट, सेंट पॉल, गैलीलियो, कॉपरनिकस, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटस, होमर, वोल्टायर, ब्रूनो, स्पिनोजा, ड्रमोंड, कांट, स्कोपेनहॉर, न्यूटन, कन्फ्यूशियस, एल्बर्ट हुब्बार्ड, ब्रेनन, इंगरसोल, विल्सन और विलियम जेम्स शामिल हैं। यह पहली बार है जब मैंने इस बात का जिक्र करने का साहस किया है। अब तक मैं इस विषय पर चुप ही रहा, क्योंकि मैं अपने खुद के नजरिए से जानता था कि मैंने अपने असामान्य अनुभव का वर्णन किया तो मुझे गलत समझा जाएगा। अब मैं बहादुरी के साथ अपने अनुभव को छपे हुए पृष्ठ पर लिख रहा हूं, क्योंकि अब मुझे इस बात से कम फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, जबकि पहले इस बात से अधिक फर्क पड़ता था। मुझे गलत न समझ जाए, इसलिए मैं यहां पर बहुत अधिक जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि मैं अब भी अपनी कैबिनेट बैठकों को पूरी तरह से काल्पनिक मानता हूं। परंतु मुझे लगता है कि भले ही मेरी कैबिनेट के सदस्य पूरी तरह काल्पनिक हो और बैठकें केवल मेरी कल्पना में हो रही हो, परंतु उनकी वजह से मेरे सामने रोमांच की सुखद खुल गई। मेरे रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहन मिला और ईमानदार विचार की अभिव्यक्ति का मेरा साहस बढ़ा। मस्तिष्क में कोशिका विन्यास के बीच में कहीं पर एक ऐसा अंग है जो उस विचार के कंपनों को प्राप्त करता है जिसे आभास कहा जाता है। अब तक विज्ञान यह नहीं खोज पाया है कि छठी इंद्रिय का यह अंग कहां पर स्थिति है, परंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तविकता यही है कि इंसान शारीरिक इंद्रियों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी सटीक ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान आमतौर पर तब प्राप्त होता है जब मस्तिष्क किसी असाधारण प्रेरणा के प्रभाव में कार्य करता हो। कोई आपातकालीन स्थिति जो भावनाओं को जागृत करती हो और दिल की धड़कन को सामान्य से अधिक तीव्र कर देती है, छठी इंद्रिय को हरकत में ला सकती है और आमतौर पर लाती भी है। जो व्यक्ति कार चलाते समय किसी दुर्घटना से बाल बाल बच गया हो, यह बात जानता है कि इन अवसरों पर छठी इंद्रिय अक्सर बचाव करती है और क्षण भर में दुर्घटना को टालने में मदद करती है। यह तथ्य बताए गए हैं ताकि मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य बता सकूं। अदृश्य परामर्शदाताओं की मेरी बैठक में मैंने पाया कि मेरा मन उन विचारों और ज्ञान को अधिक ग्रहण करने की स्थिति में है जो छठी इंद्रिय के माध्यम से मुझ तक पहुंचते हैं। दर्जनों अवसरों पर मैंने आपातकालीन स्थितियों का सामना किया, उनमें से कुछ इतनी गंभीर थी कि मेरा जीवन ही खतरे में था। किसी चमत्कारिक शक्ति ने मुझे इन मुश्किलों के पार निकलने का मार्गदर्शन दिया जो मेरे अदृश्य सलाहकारों के प्रभाव से संभव हुआ। काल्पनिक लोगों के साथ बैठकें आयोजित करने का मेरा मूल लक्ष्य सिर्फ यह था कि मैं अपने अंतर्मन को आत्म सुझाव के सिद्धांत द्वारा वह निश्चित गण प्रदान करूं जो मैं हासिल करना चाहता था। पिछले कुछ सालों में मेरा प्रयोग बिल्कुल अलग ही रास्ते पर चल पड़ा। अब मैं अपने काल्पनिक परामर्शदाताओं के पास हर कठिन समस्या को ले जाता हूं जो मेरे या मेरे क्लाइंट्स के सामने आती हैं। परिणाम अक्सर आश्चर्यजनक होते हैं, हालांकि मैं पूरी तरह से परामर्श के इस स्वरूप पर निर्भर नहीं करता हूं। छठी इंद्रिय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इच्छा से ओढ़ लेते हैं या हटा देते हैं। इस महान शक्ति का प्रयोग करने की योग्यता धीमे धीमे आती है और इस पुस्तक में बताए गए अन्य सिद्धांतों के प्रयोग से आती है। चाहे आप कोई भी हो या इस पुस्तक को पढ़ने का आपका उद्देश्य कुछ भी हो, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, चाहे आप इस अध्याय में बताए गए सिद्धांत को समझ ही न पाए हो। यह खास तौर पर तब सच है जब आपका प्रमुख उद्देश्य धन का संग्रह या अन्य भौतिक वस्तुओं का संग्रह हो। छठी इंद्रिय वाला अध्याय इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि पुस्तक इस तरह डिजाइन की गई है कि इसका लक्ष्य एक पूर्ण फिलॉसफी प्रस्तुत करना है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना मार्गदर्शन बिना किसी गलती के कर सके और जो वह जीवन में चाहता है उसे हासिल कर सके। समस्त उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है। अंतिम बिंदु उस किस्म का ज्ञान है जो समझ की ओर ले जाता है। खुद की समझ, दूसरों की समझ, प्रकृति के नियमों की समझ, सुख की समझ। इस तरह की समझ पूरी तरह सिर्फ तभी आती है जब आप छठी इंद्रिय के सिद्धांत से परिचित होते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपने यह गौर किया होगा
कि आप इसे पढ़ते समय मानसिक प्रेरणा के एक ऊंचे स्तर पर उठ गए थे। अद्भुत। आज से 1 महीने बाद इसे एक बार फिर पढ़ें और आप पाएंगे कि आपका मन प्रेरणा के और भी अधिक ऊंचे स्तर पर विचरण कर रहा होगा। इस अनुभव को समय समय पर दोहराते रहे और इस बात से कोई सरोकार न रखे कि आप उस समय कितना अधिक या कितना कम सीख पाए हैं। और अंततः आप अपने आप को एक ऐसी शक्ति का स्वामी पाएंगे जो निराश को दूर फेंकने में, डर को परास्त करने में, टालमटोल को छोड़ने में और अपनी कल्पनाशीलता का अधिक मुक्त उपयोग करने में आपको समर्थ बनाएगी। तब आपको लगेगा कि आपने उस अनजान किसी चीज को छू लिया है जो हर सच्चे महान चिंतक, लॉडर, कलाकार, संगीतकार, लेखक और राजनेता के पास होती है। तब आप अपनी इच्छाओं को उनके भौतिक या आर्थिक रूप में उतनी ही आसानी से रूपांतरित करने की स्थिति में होंगे जितनी आसानी से आप विरोध का पहला चिन्ह देखते ही पहले घुटने टेक देते थे और मैदान छोड़ देते थे।